हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग कुछ भी फालतू की डिस्कशन नहीं करेंगे। टुडे आवर मेन फोकस विल बी ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच टू स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मेरा मेन मोटिव ये है कि साइड बाय साइड इस चैनल में आई हैव टू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ताकि इन फ्यूचर किसी को अगर कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी हो या फिर कोई कॉलेज में प्रिपरेशन करनी हो तो उनको कोई इशू ना आए कि यूट्यूब पे कुछ मटेरियल ढूंढने के लिए या फिर कोई वीडियोस ढूंढने के लिए। इसके लिए ही मैं आज से आई विल ट्राई कि डेली एक ऐसी वीडियोस अपलोड करने के लिए कि जिससे हम लोग अपना पूरा सेशन जो है वो कवर कर पाएँ सारे सब्जेक्ट्स का, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, ठीक है। आप मैं बीच में जब बोलता रहूँगा तो आप इसको पॉज करके साथ में नोट्स बनाएंगे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि जितने मैं सब्जेक्ट कवर कर पाऊँगा इन नेक्स्ट सम मंथ्स और सम ईयर्स, तो दैट ऑल विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज दिस आर फ्रॉम माई नोट्स जिसको मैंने बनाया। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ. So I have been working in a public sector from last 2 years. I have cracked GATE several times, and I have been also to the engineering services interview. And I have done my BTech from NIT, and currently I am also pursuing my MTech from IIT along with my job in PSU. Alright, तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आपका सब्जेक्ट है, इसको और हम लोग बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स बोलते हैं, या फिर बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं, या बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग जो बात करेंगे सबसे पहले तो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या, और दूसरी बात ये है कि इसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ब्लैक पेन विल बी बेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या चीज़ है? ये ऐसी ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। जब हमारे पास बॉडी है ना, इसको मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज भी इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई बॉडी के ऊपर हमने कोई स्ट्रेस लगाया, उसके ऊपर उसका बिहेवियर क्या आ रहा है, दिस इज वॉट इज बींग डीलिंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मतलब मटेरियल की क्या स्ट्रेंथ है, वो कैसा बिहेव करता है, वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। की मटेरियल क्या टूटेगा, डिफॉर्म होगा, रप्चर होगा, क्या होगा भैया उसका बॉडी का। तो ये एक ऐसी ब्रांच है सॉम, ठीक है। तो ईच मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर, जो हर एक स्ट्रक्चर का, जैसे हम देखें आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस हॉल में बैठे हैं, उसमें होगा बीम कॉलम होगा, उसकी फुटिंग होगी, है ना, या फिर सड़क पे चल रहे हो पेमेंट होगी, डैम्स आप देखते हो, है ना, वो क्या होती है डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है, जो हो सकते हैं रिजिड हो सकते हैं या फिर डिफॉर्मेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रिजिड, व्हाट इज डिफॉर्मेबल मटेरियल, ठीक है। रिजिड मटेरियल क्या होता है, एंड सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं हर चीज़ यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। आपको जब भी जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना, और वहाँ पे हम क्लियर करेंगे। बट आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड मेक नोट्स from what I am speaking. You should be very clear in what I am speaking, and if you have any doubt in that you can always ask me. I will be always happy to help you all. और दूसरा क्या, हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो जितना मैं पॉसिबल कर पाऊँगा लिख सकूँ, ठीक है। एंड डोंट जज मी ऑन माई राइटिंग एज वेल। तो रिजिड मटेरियल क्या होता है? रिजिड मटेरियल ऐसा होता है ना कि जिसके ऊपर आप कोई भी लोडिंग लगाएं, और जो अभी मैं लोडिंग बोल रहा हूँ, है ना, लोडिंग मैंने बोला अभी, लोडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इट कुड बी फोर्स, इट कुड बी मूवमेंट ऑल्सो, ठीक है। वो भी लोडिंग में ट्रीट होता है, फोर्स आ जाए या मूवमेंट आ जाए, दीज ऑल्सो आर बीइंग ट्रीटेड एज अ लोडिंग, राइट। अब रिजिड मटेरियल ये मटेरियल होता है जो कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होती या फिर उसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होता जब उसके ऊपर कोई लोड का एप्लीकेशन हो, ठीक है।
या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डिफॉर्मेबल बॉडी ऐसी बॉडीज होती है जिसके 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन लोडिंग और व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन external loading under the application of loads like this we can say, right? Secondly, deformable material क्या आता है? It is that type of material which undergoes change in geometry, है ना, जिसका शेप में अंतर आएगा, साइज में अंतर आएगा अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ लोड। या फिर हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं जिसमें 2 पॉइंट्स में चेंज नज़र आएगा जब उसके अंदर लोडिंग होगी, उसमें डिफॉर्मेशन होगी, कुछ होगा, तो उसको बोल देंगे हम डिफॉर्मेबल मटेरियल। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम ऐसा समझ सकते हैं, देखिए ये आपके पास एक फ्रेम है। अभी आपको फ्रेम ट्रस के बारे में, अगर आप नए हैं सिविल इंजीनियरिंग को लेके, तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रेम क्या होता है, ट्रस क्या होता है। तो सिंपली मान लीजिए अभी ये कोई फ्रेम है ए बी सी और डी, इसके ऊपर कोई लोडिंग लगी, लेट से यहाँ पे एक पी लोड मैंने लगाया, पी लगाया तो इस पर कोई डिफॉर्मेशन हुई ऐसी, लेट से यहाँ से ये ऐसे खिसक गया, यहाँ से ये ऐसा चला गया, ठीक है। तो इसमें जो सी पॉइंट है वो चला गया सी डैश पे, बी चला गया बी डैश पे और ये ऐसा आ गया। एंड लेट से इनिशियली बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो एल है, फाइनली भी बी और सी के बीच में है एल है, ठीक है। तो इसमें जो फिर ये मेंबर है, जो बीम है, ये जो टॉप वाली बीम है, इस बीम को हम बोल सकते हैं कि ये बीम जो है ये है रिजिड बॉडी है, राइट। और ये जो कॉलम्स हैं, क्योंकि ये डिफॉर्म हो रहे हैं, देखो इसमें जो इनिशियली और ए और बी के डिस्टेंस था वो ए और बी डैश में नहीं है, सी और डी में जो डिस्टेंस है वो डी और सी डैश में नहीं है। तो ये जो कॉलम्स हैं, ये इसको हम बोल सकते हैं डिफॉर्मेबल मटेरियल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, राइट। और ये बीम है इसी तरह पे, इस बीम को हम क्या बोल सकते हैं, रिजिड मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया आपको समझने के लिए कि व्हाट इज़ रिजिड मटेरियल एंड व्हाट इज़ डिफॉर्मेबल मटेरियल। और दूसरे को और हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में इसके बहुत से क्वेश्चंस भी दिखने को मिलेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। वो ऐसा होगा जी कि एक यहाँ पे ऐसा है, तो 2 वायर से एक रिजिड बॉडी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ कनेक्टेड है, ये रिजिड बॉडी है। तो ऐसा होगा कि जब हमने कोई इसके ऊपर लोडिंग लगाई पी, तो कहेगा ये नीचे जाएगा, राइट। तो इसमें ये जो स्ट्रिंग्स हैं जिसे अटैच है, देखो ये जो बॉडी है इसको हम बोलेंगे, अगर रिजिड बॉडी हमने बोला इसको, है ना, तो मतलब इसमें अगर ये पूरा ए है, पूरा बी है, फाइनली भी जब लोड लगा ये नीचे को गया इसमें, है ना, तो ये फाइनल में भी ये ए डैश है और बी डैश है, तो ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश है, तो मतलब ये है रिजिड बॉडी है, रिजिड। बट इस तरह में आप इस स्ट्रिंग में देखिए इसमें इतना अंतर आ रहा है ना, इसमें इतना अंतर आ रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं, है ना, ये स्ट्रिंग्स ये और ये है डिफॉर्मेबल मटेरियल, ठीक है। तो यार ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी, रिजिड मटेरियल एंड डिफॉर्मेबल मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की तो पूरी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, और भी वेरियस चीज़ों के बारे में बात तो बिल्कुल करेंगे। बट सबसे पहले आएगा हम हर चीज़ में, क्योंकि जो भी साइंस में हमने देखा हो, कुछ भी आप लोगों ने पढ़ाई की आजकल, उसकी रियल लाइफ में और जो आइडियल लाइफ जो हम पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ दोस्त अजम्पशंस होती हैं, है ना, अजम्पशंस होती हैं। सिमिलरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी कुछ ना कुछ तो अजम्पशंस हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अजम्पशंस क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा, इफ़ यू आर नॉट अ न्यूबी, आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू वॉच दिस, क्योंकि ये जो लेक्चर है ना
अभी दीज आर लेक्चर्स आर फ्रॉम वेरी बेसिक, तो इसमें अगर आपको देखना है तो आप 2x के पास प्रीमियम है तो आप 3x 4x जितना भी x हो सकता है उतना x करके देखिए, बिकॉज दिस विल बी नॉट वर्दी ऑफ यू कि इफ़ यू आर ऑलरेडी studied this song and you are seeing this from very scratch, this is just a time waste for you in that case, है ना। तो आई सजेस्ट कि ये को आप मत देखिए, यू कैन स्किप इट और यू कैन वॉच इट इन हायर स्पीड, राइट। तो अजम्पशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहली अजम्पशंस आएगी कि मटेरियल इज कंसिडर्ड टू बी एन होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस मटेरियल। अब बात होती है कि होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है। होमोजीनियस मटेरियल वो होता है जो सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन, है ना। मतलब जैसे एक डायरेक्शन है कोई, ऐसे ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक पॉइंट पे, यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, इस पे इसके अगर इधर E1 प्रॉपर्टीज़ हैं इस पे E2 प्रॉपर्टीज़ होंगी, सिमिलरली इस डायरेक्शन में E3 प्रॉपर्टीज़ होंगी। मतलब ऐसे अलग अलग ऐसे सेम एक डायरेक्शन पे सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी एक डायरेक्शन पे, तो इसका पॉइंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ पॉइंट, इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द होल डायरेक्शन। मतलब एट एनी पॉइंट इन अ डायरेक्शन, एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होंगी सेम होंगी, हर एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन में, हर एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन है, प्रॉपर्टीज़ होंगी सेम। एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्टील ले सकते हैं इसका। तो ये होता है होमोजीनियस मटेरियल। इसके बाद जो आपको कन्फ्यूजन आएगी वो आएगी दूसरा, जब हम बात करेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बात करेंगे उसमें आपको आएगी कन्फ्यूजन। आइसोट्रॉपिक बोलता है कि एक पॉइंट पे सारी डायरेक्शन पे सेम प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब अगर ये पॉइंट है, इसमें जितनी भी डायरेक्शन है एक्स वाई जेड, जितनी भी डायरेक्शन है इसमें सेम प्रॉपर्टीज होंगी दोस्त। जितनी भी इसमें से डायरेक्शन निकल सकती हैं एक पॉइंट से, हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज होंगी और हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। ऐसा कि एक आइसोट्रॉपिक होता है पॉइंट पे होता है, होमोजीनियस होता है एक दिशा में होता है, एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज हैं आइसोट्रॉपिक में, प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। लाइक इन होमोजीनियस में प्रॉपर्टीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, इन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। आइसोट्रॉपिक आप एग्जांपल ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, इसका आप ले सकते हैं, स्टील ले सकते हैं। आपको ये रीज़न अगर इसका जानना है क्यों, तो आप इसका खुद थोड़ा बहुत सोचिए। स्टिल आपको समझ नहीं आएगा, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कि नहीं आया, बट आई एम श्योर आपको सही समझ आ जाएगा। अगर आप समझ गए होमोजीनियस क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन बोथ, है ना। अब इसमें क्या आएगा, कैन होमोजीनियस मटेरियल बी आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक मटेरियल बी होमोजीनियस? नो, दे आर नीड नॉट टू बी सेम, दे कैन बी सेम बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू बी द सेम, ठीक है। और मैक्रो लेवल में क्या होता है, ऑन अ मैक्रो लेवल all materials are homogeneous and isotropic, but on a micro level materials are non-homogeneous and non-isotropic, ठीक है। और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं मटेरियल के, मटेरियल हो सकते हैं नॉन होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक हो सकता है, नॉन होमोजीनियस प्लस नॉन आइसोट्रॉपिक हो सकता है, होमोजीनियस प्लस नॉन आइसोट्रॉपिक हो सकता है, या होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक हो सकता है। और हम मैक्रो लेवल पे क्या मानते हैं, जो भी हम अभी मानेंगे अजम्पशन में यही मानेंगे कि ऑल मटेरियल्स आर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, यही हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। पूरी सॉम में यही हम मान के चलेंगे, ठीक। तो ये जो बेसिक अजम्पशंस है, ये आपको अजम्पशंस ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद बात आती है लोड की, बात आती है।
लोड क्या होता है? लोड हो गया एक्सटर्नल फोर्स या मूवमेंट दैट इज एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। कोई भी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नली फोर्स आती है, मूवमेंट आती है, उसको बोलते हैं दोस्त लोड बोलते हैं। ठीक है, अब उसकी क्लासिफिकेशन लोड की कैसे हो सकती है? ठीक है, लोड की क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है? क्लासिफिकेशन अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले होगा बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन लोडिंग की दिशा के ऊपर होगा। तो लोडिंग की दिशा के ऊपर होगा तो सबसे पहला तो यार वही होगा एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल लोड। ठीक है, सबसे पहले तो यही होगा एक्सियल, या जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल लोड भी बोलते हैं। तो एक्सियल का मतलब है कि जो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे ये बॉडी है अगर लेट से, तो इसकी ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस पे जो लोड लग रहा है, जैसे पी लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है इसके पैरेलल इस दिशा के, या फिर यहाँ पे कंप्रेशन लोड लग रहा है, या फिर ऐसे ही कुछ एक इसेंट्रिसिटी पे पी लोड लग रहा है, ये ई डिस्टेंस है, स्टिल ये पैरेलल तो है ना इसके, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल दिशा है ये वाली, इसके पैरेलल या फिर इसके यहाँ पे पैरेलल, फिर यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लोड। ठीक, अब दूसरा आ गया व्हाट इज ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड होता है वो ऐसा लोड होता है जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मेंबर के हो। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है, देखो यहाँ पे लोड लग गया, यहाँ पे लोड लग गया, यहाँ पे लोड लग गया, तो ये होगा दूसरा ट्रांसवर्स लोड होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स लोड। ठीक, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ direction of loading. It is divided into two categories, axial loading and the transverse loading. Secondly आता है on the basis of extent of loading. extent of loading में आता है आपके पास point load आता है। ठीक है, यह आता है distributed load आता है। point load दोस्त क्या होता है? जो होता है स्मॉलर एरिया पे होता है ना, जैसे हम लोग पॉइंट लोडिंग की बात करते हैं कि एक बॉडी है उस पर एक पॉइंट पे लोड लगता है, ये हो गया पॉइंट लोड हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेट से ऐसा, ठीक है, जैसे बॉडी का सेल्फ वेट होता है ना, वो हो गया ये सेल्फ वेट, ये हो गया पॉइंट लोड हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, आता है तीसरा। डायमेंशन के बेस में आता है तो सबसे पहले होता है वॉल्यूम लोड होता है, अगला होता है सरफेस लोड होता है, और तीसरा होता है जी लाइन लोड होता है। वॉल्यूम लोड ये हो गया जो होता है पूरी बॉडी की वॉल्यूम पे एक्ट करता है, जैसा उसका सेल्फ वेट होता है, बियोंट वेट होता है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया जो उसकी होल वॉल्यूम पे लगता है। ठीक है, सरफेस लोड ये हो गया विच एक्ट्स ओवर इट सरफेस। ठीक है, सरफेस पे एक्ट करने वाला कैसा हो गया, जैसे हो गया ड्रैग फोर्स हो गया, शेयर फोर्स हो गया। लाइन लोड हो गया जो होता है ओवर द लेंथ होता है, मतलब ये वन डायरेक्शन होता है, वन डायरेक्शन ने कैसे बात की, ये हो गया थ्री डायमेंशनल लोड हो गया, सरफेस लोड हो गया टू डायमेंशनल हो गया, लाइन लोड हो गया वन डायरेक्शन हो गया। इसका एग्जांपल आ गया सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। ठीक है, उसके बाद आ गया चौथा प्रकार का आ गया ऑन द बेसिस ऑफ, चौथा है या फिर एक, हाँ बेसिस ऑफ डायरेक्शन, और उसके बाद आ गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ लोडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अगला आ गया बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ टाइम। टाइम के साथ कैसे वेरी होगा,
सबसे पहले इसमें आएगा, दो प्रकार का आएगा। स्टैटिक लोड आएगा और दूसरा आएगा डायनेमिक लोड आएगा। स्टैटिक लोड ऐसा होगा, अ लोड इज स्टैटिक अगर उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब कांस्टेंट रह रहा है, समय के साथ कोई बदलाव नहीं आ रहा उसके मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल अगेन सेल्फ वेट इसका हो सकता है। उसके बाद आता है डायनेमिक लोड आता है। डायनेमिक लोड ऐसा हो गया कि जिसमें कुछ भी बदल हो सकता है, कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जिसमें बदलाव हो सकता है, जैसा यूवीआर लोड ले लो, बॉडी के ऊपर ऐसी लोड लग रही है, देखो अलग अलग लोड लग रही है। और इसका और एग्जांपल हो सकता है विंड लोड हो सकता है ना, सिस्मिक लोड हो सकता है, या फिर वेव लोड हो सकता है। तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द लोड एप्लीकेशन टाइम। ठीक, बेस्ड ऑन लोड एप्लीकेशन टाइम सबसे पहले आता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, या फिर इसको क्वासी लोड भी बोलते हैं। उसके बाद आता है सडनली अप्लाइड लोड, उसके बाद आता है इम्पैक्ट लोडिंग एंड शॉक लोडिंग। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ऐसा होता है, इट इज़ दैट टाइप जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी इनफाइनाइट टाइम में आएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सडनली अप्लाइड लोड। क्या होता है, जो सडनली जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है इंस्टेंटली चले जाए, सडनली चले जाए मैक्सिमम वैल्यू, उसको बोलते हैं सडनली अप्लाइड लोड। इम्पैक्ट लोडिंग क्या होता है, जिसमें एक इम्पैक्ट देखी हो। ठीक है, जिसमें लोडिंग में और जो मेंबर जिस पे लोडिंग लग रही है उसमें एक इम्पैक्ट वेलोसिटी आए। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करे कि ऊपर से मैंने कुछ फेंका, वो हो गया इम्पैक्ट लोडिंग हो गई। शॉक लोडिंग क्या हो गई, जिसमें रेट ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है और टाइम बहुत कम होता है, जैसे शॉक लोडिंग आ गई, वेव लोडिंग आ गई, उसको बोलते हैं शॉक लोडिंग। ठीक, उसके पहले उसके अगला टॉपिक आता है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले आप बताइए प्रेशर क्या होता है। एक बार वीडियो पॉज कीजिए, या फिर पॉज मत कीजिए, मैं ही रुक जाता हूँ। आप खुद में सोचिए कि प्रेशर क्या चीज़ है। कि हम लोग बात करते हैं प्रेशर में, तो प्रेशर क्या चीज़ है, सोचा आपने कभी? अगर नहीं सोचा, हैव टू थिंक इट राइट नाउ। ठीक है, प्रेशर क्या चीज़ होती है। ठीक है, ठीक है, सोच लिया आपने। तो प्रेशर होती है कोई भी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगे, फोर्स एक्सटर्नल अपॉन इट्स एरिया जहाँ पे वो लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। और ये डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए जो हमारा प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, कि ये है स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अब स्ट्रेस में भी दिखने में तो स्ट्रेस है, सेम है। ठीक है, किसके सेम है, प्रेशर के, पर क्या असल में वो सेम होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो
अब हम बात करते हैं कि एक इससे पहले स्केलर क्वांटिटी आपको पता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, आपको वेक्टर क्वांटिटी पता है जिसमें डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड के साथ। एक तीसरी क्वांटिटी है, ये भी आपने अपने 12th में पढ़ी होगी, अगर आप अभी बीटेक भी स्टूडेंट हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, है ना, या जिसके भी आप स्टूडेंट हो बीटेक कर चुके हो, तो आपको ये चीज़ पता होगा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा होता है टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी वो होती है जो करता है, रिलेशन बताता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी ही होती है टेंसर क्वांटिटी भी, जो डिस्क्राइब होती है, किससे होती है, मैग्नीट्यूड से होती है, एंड अलॉन्ग विद दैट उसके कई ऑर्डर होते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड, एंड इट हैज सर्टेन ऑर्डर्स। फर्स्ट जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, जिसमें एक्चुअली में वो क्या होता है, जो प्लेन पे भी डिपेंड करता है, जहाँ पे जो स्ट्रेस की बात करते हैं हम। चलो एक बार टेंसर से पहले आपको ज़रा क्लैरिटी आएगा। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है कि किस प्लेन में वो एक्ट कर रहा है, जो लोडिंग है उस पर भी डिपेंड करता है कि नहीं करता है। कि अगर हमने अभी देखा टाइप ऑफ लोडिंग देखा, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स होगी, तो अगर अलग अलग प्रकार की लोडिंग होगी उसमें अलग अलग प्रकार का स्ट्रेस आएगा, राइट। तो अगर अलग अलग प्रकार का लोडिंग का डायरेक्शन है तो उस पर भी तो डिपेंड कर रहा है ना, कैसा प्लेन है उसका। तो अगर प्लेन पे डिपेंड कर रहा है तो ये हो गया एक टेंसर क्वांटिटी हो गया, राइट। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, 3 ऑर्डर की होती है। मतलब बेसिकली हम लोग ऑर्डर क्या बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, जीरोथ ऑर्डर बोलते हैं। जीरोथ ऑर्डर वो होता है जिसमें केवल स्केलर की बात करते हैं। यहाँ पे स्केलर क्या मतलब होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो बस, जैसे कि डायरेक्शन। उसके बाद आता है फर्स्ट ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, बेसिकली जैसे वेक्टर क्वांटिटीज हो, जैसे वेलोसिटी हो, फोर्स हो गए। फिर होता है सेकंड ऑर्डर टेंसर, जैसे है स्ट्रेस, जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड अ प्लेन इन विच इट एक्ट्स, मतलब प्लेन के ऊपर भी डिपेंड करता है जिसपे वो एक्ट होता है, राइट। तो ये होता है टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस इज बेसिकली एक इंटरनल रेजिस्टेंस है बॉडी के ऊपर या मटेरियल जो देता है एट अ पॉइंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कॉजेज बाय द एक्सटर्नल लोड। बॉडी के ऊपर मैंने कोई एक्सटर्नल लोडिंग लगाया तो उसके इंटरनल जो जो फोर्स डेवलप हुई उसको रेजिस्ट करने के लिए उसको जो पर्टिकुलर एरिया के साथ डिवाइड कर दिया तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। वो होता है एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो बॉडी में क्रिएट हुआ जब उस पर एक्सटर्नल लोडिंग आई। ये और हमेशा तभी होता है बॉडी में जब वो बॉडी को हम रिस्ट्रिक्टेड करें या कॉन्स्ट्रेंट करें अगेंस्ट दी डिफॉर्मेशन। हम बोले भैया आपको डिफॉर्म नहीं होना है तो नहीं होना है, हमने बोल दिया ना, तो तब जो बॉडी के अंदर डेवलप होगा उसको बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक। अब बात ऐसी आती है भाई, मैं बोल दूंगा कि बॉडी है, इसके ऊपर मैंने इसको डिफॉर्म किया, क्या इसमें कोई स्ट्रेस होगा? नहीं, ये तो खिंचता जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। अब इसने बोला रिस्ट्रिक्शन हो, अब मैंने क्या किया, एक तरफ और से फोर्स लगा दिया, अब आएगा जी, बिल्कुल आएगा इसके ऊपर, ठीक। अब स्ट्रेन की बात कही जाए कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण जो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आया उसको बोलेंगे स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद आता है कि जो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो बॉडी रेजिस्ट कर सकती है फेलियर से पहले, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी। स्ट्रेंथ क्या होती है? बॉडी की इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होती है जो उसके शेप, साइज या फिर लोडिंग पे या फिर एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये होती है बॉडी की इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। बॉडी की शेप क्या है, साइज क्या है, एरिया क्या है जिस पे लोड लगा, लोड क्या लगा, इस पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा, ठीक। उसके बाद बट स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये सब पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस को चाहिए भैया हमारे पे बॉडी की शेप क्या है, कहाँ पे लोडिंग लग रही है, कौन से एरिया पे लग रही है,
सब कुछ मैटर करता है फॉर स्ट्रेस, बट ऑन द अदर हैंड स्ट्रेंथ पे नहीं करता। और दूसरा मैंने बताया कि जो है प्रेशर और स्ट्रेस में अंतर तो आपको बता दिया क्या होता है। उसके बाद आते हैं स्ट्रेस की क्लासिफिकेशन आती है, बहुत अच्छी है। सबसे पहले आता है नॉर्मल स्ट्रेस आता है। नॉर्मल स्ट्रेस होता है जो टेंसाइल भी हो सकता है या फिर कंप्रेसिव भी हो सकता है। नॉर्मल स्ट्रेस में फर्दर क्लासिफिकेशन आ गई। एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस क्या है? जो स्ट्रेस है जब इसका जो लोड होता है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर हो, ठीक है। जो एक्सियल के अलोंग हो, टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, जैसा कि इधर दिखाया हमने, किधर दिखाया था, ये वाला, ये एक्सिस के अलोंग हो, टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है। तो एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे एक्सियल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक। उसके बाद आता है बियरिंग स्ट्रेस आता है। बियरिंग स्ट्रेस होते हैं जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर हो, ठीक है। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर हो, और उस एक देखो, अगर एक बॉडी दूसरी के ऊपर हो तो कैसे आएगा उसके ऊपर? कंप्रेसिव नेचर में आएगा, है ना। आप इमेजिन करो कि आप अगर अभी ये वीडियो फ़ोन पे देख रहे हैं, आप अपने फ़ोन के ऊपर, आप अपने फ़ोन को जैसे आप नोटबुक पे नोट्स बना रहे हैं उसके ऊपर आप अपने फ़ोन को रख दीजिए, ठीक है। तो उसके ऊपर आप रख दीजिए तो देखिए नीचे वाले मटेरियल के कारण ऊपर वाले मटेरियल पे कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है। उसके वेट के कारण ऊपर वाले का नीचे लग रहा है, नीचे वाले का ऊपर लग रहा है। तो ये हमेशा राइज देता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को ही राइज देता है। तीसरा आता है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? जो मटेरियल के ऊपर जो मूवमेंट लगेगा उसके कारण जब स्ट्रेस आएगा उसको बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। इसकी डिटेल एक पूरा चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेसेस के ऊपर, तो अब इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है शेयरिंग स्ट्रेस के ऊपर आती है, ठीक है। तो अगले हम बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस की, बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है? इट इज स्ट्रेस विच एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ सेक्शन, जो उसके मतलब प्लेन के ऊपर एक्ट करता है ना, शेयर डायरेक्शन में एक्ट करता है कि वो शेयर उसको देगा। तो इसका फर्दर टाइप हो सकता है, क्या टाइप हो सकता है? सबसे पहला होता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, ठीक। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस ये है विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द डायरेक्ट एक्शन ऑफ फोर्स ट्राइंग टू कट थ्रू द मटेरियल, ठीक है। जैसा कि ये मटेरियल है, इस पर डायरेक्टली इसको कट करें तो यहाँ पे जो जनरेट होगा स्ट्रेस इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। और इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस आ गया जो इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, इधर बाय कोई भी टेंशन, कंप्रेशन या फिर टॉर्शन के कारण मटेरियल के, उसको बोलेंगे हम लोग जी, जैसे यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस था मूवमेंट के कारण आ रहा था, सिमिलरली आपको टॉर्शन के कारण इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस मिल सकता है, ठीक। अब एक और चीज़ है, इसका डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वो आता है कि शेयर स्ट्रेस जो होती है ओपोजिट फेसेस में बराबर होती हैं, और ओपोजिट इन मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब क्या है इसका? जैसा ये हमारी डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें अगर है टाउ 1 है, इसमें है टाउ 2 है, इसमें है टाउ 3 है, इसमें है टाउ 4 है। तो टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2, टाउ 3 इज इक्वल टू टाउ 4,
ऐसे ऑपोजिट फेसेस ऑफ एन एलिमेंट में मतलब इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा जैसे कि डायरेक्शन अलग अलग है, ऐसा τ3 इज इक्वल टू τ4 होगा। तो इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे फोर्स इक्विलिब्रियम और मोमेंट इक्विलिब्रियम से नेक्स्ट डायरेक्शन में करेंगे। तब तक आप एक बार ये सारी चीज़ें रिवाइज करके आइए, और कोई भी दिक्कत है तो एक बार पूछिए। तो अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेरिवेशन के करेंगे कि ये जो कॉन्जुगेट स्ट्रेस जिनका नाम है वो कैसा होता है, और उसका फोर्स इक्विलिब्रियम लगा के मोमेंट इक्विलिब्रियम लगा के कुछ करना नहीं है, वैसे फोर्स बराबर कर देनी है और मूवमेंट बराबर कर देना मूवमेंट इक्विलिब्रियम से, तो उससे आ जाएगा, ये सारे बराबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम स्ट्रेन के बारे में देखेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल पे देखेंगे। और फिर वन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाए उसके बाद फिर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी होगी। फिर हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इलास्टिसिटी देखेंगे, प्लास्टिसिटी देखेंगे, क्रीप देखेंगे मटेरियल का, फटीक देखेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस रेजिलेंस देखेंगे, प्रूफ रेजिलेंस देखेंगे। फिर थोड़े क्वेश्चन देखेंगे, टफनेस देखेंगे, डक्टिलिटी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे अभी तो छोटी क्लास ली है, ठीक है, तो हम बड़ी बड़ी क्लासेस लेना भी चालू करेंगे। अगर सॉम हमको पूरे एक महीने में कंप्लीट करना है तो डेली कम से कम मुझे 2 से 3 घंटे का वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, उससे होगा सॉम पूरा, है ना। मिनिमम सॉम को पूरा करने के लिए हमें मिनिमम से मिनिमम, अगर मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिक्टेट कर रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें आपको बोल के समझा रहा हूँ, तो कम से कम आपको टाइम लगेगा 60 घंटा मिनिमम लगेगा, है ना। आई ट्राई कि कम में पूरा हो। क्वेश्चन दूँ मैं आपको होमवर्क दूँ ज़्यादा, अगर ज़्यादा लोग करेंगे तो, अदरवाइज दैट डज नॉट मैटर। माई मेन मोटो इज़ टू जस्ट क्रिएट वीडियोज़ सो दैट एनी टाइम किसी को सॉम देखना हो, कॉलेज के बच्चों को देखना हो, गेट एस्पिरेंट्स को देखना हो, इंजीनियरिंग सर्विस एस्पिरेंट्स को देखना हो, तो उनको अवेलेबल मिले एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे। कभी ना कभी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन थिंग इज़ अभी मैं बना रहा हूँ, तो कभी फ्यूचर में जाके किसी के काम है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो एनीवेट्स लेट वाइंड अप टुडे। तो मीट यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और तब तक आप लोग पढ़िए, और कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल मैसेज कीजिए। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।